हम बात कर रहे थे ठोस अधिशोषकों पर गैसों के अधिशोषण के बारे में कि भाई ठोस अधिशोषक हैं उन पर गैसों का अधिशोषण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में बातें कर रहे थे। उसी के साथ साथ हमने अधिशोषण समतापी के बारे में भी पढ़ा था। भाई अधिशोषण समतापी क्या है, दाब के प्रभाव के अंतर्गत इसकी परिभाषा के बारे में जाना था। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में। तो अधिशोषण समतापी क्या है, इसको वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई कोई भी एक निश्चित ताप है, स्थिर ताप बोल सकते हैं, निश्चित ताप है, उस निश्चित ताप पर किसी भी गैस की अधिशोषित मात्रा, यानी कि कितनी गैस अधिशोषित हो रही है उसकी मात्रा, तथा साम्यावस्था पर दाब पी के द्वारा दर्शाते हैं। दाब पी के मध्य जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। परिभाषा क्या है, भाई निश्चित ताप है, उस निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्यावस्था पर दाब पी के मध्य जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। दाब के प्रभाव के अंतर्गत हमने ग्राफ भी बनाया था। ग्राफ किस किस के मध्य में बनाया था, x/m, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की मात्रा। x क्या होता है, अधिशोष्य का भार होता है, और m क्या होता है, अधिशोषक की मात्रा होती है। और किसके मध्य में ग्राफ खींचा था, दाब P के मध्य में ग्राफ खींचा था। और उस ग्राफ में हमने देखा था कि भाई दाब के प्रभाव में देखा था कि भाई दाब को बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने पर क्या होती है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि भाई दाब का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस पॉइंट से आगे यदि हम दाब को लगाते हैं, एक निश्चित पॉइंट आता है, वो प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होगा, तो उससे अधिक दाब पर अधिशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि अधिशोषण की मात्रा किसके बराबर हो जाती है, विशोषण के बराबर हो जाती है। उस पॉइंट को हमने किसके द्वारा दर्शाया था, संतृप्ति दाब के द्वारा दर्शाया था, PS के द्वारा दर्शाया। ये ग्राफ पढ़ा था जब क्या था, ताप तो क्या था, स्थिर था, और दाब लगा रहे थे किस किस के मध्य में, x/m और P के मध्य जो संबंध है, यही क्या था, अधिशोषण समतापी कहलाता है। पढ़ा था हमने। इसी के साथ साथ एक अधिशोषण समतापी भी पढ़ा था। अधिशोषण समतापी में परिवर्तन क्या होता है, परिभाषाएं दोनों सेम है, बस परिवर्तन क्या है। अधिशोषण समतापी में तो ये होता है कि भाई x/m और दाब P के मध्य संबंध अधिशोषण समतापी। समदाबी की बात करें, कौन सा समदाबी, अधिशोषण समदाबी। तो अधिशोषण समदाबी की परिभाषा की बात करें तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, ताप आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, दाब आ जाएगा। बस ये है अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अधिशोषण समतापी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चीज हम किस में पढ़ चुके हैं, ठोस अधिशोषकों पर गैसों के अधिशोषण के बारे में, वहां पे दाब के प्रभाव में पढ़ी हमने चीजें। अब हम बात करते हैं फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में। फ्राइंडलिक नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, एक समतापी वक्र प्रस्तुत किया, और उस वक्र में जो गैस हैं, एक गैस के अधिशोषण से संबंधित ठोस पदार्थ पर गैस को अधिशोषित करवा करके उससे संबंधित एक वक्र या आलेख प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अब वक्र क्या था, सेम यही था जो अभी बनाया मैंने, उसमें थोड़े बहुत एक आध पॉइंट जोड़े, क्या क्या जोड़े वो देख लेते हैं। तो वक्र बना देता हूं सबसे पहले। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास में फ्राइंडलिक समतापी वक्र। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक गैस का अधिशोषण करवाया, अधिशोषण करवाने पर उन्होंने इसको एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब वक्र क्या था, देखिए, x/m और दाब P के मध्य में ग्राफ खींचा।
निम्न दाब पर प्रेक्षण प्रस्तुत किए, मध्यम दाब पर प्रेक्षण प्रस्तुत किए और उच्च दाब पर प्रेक्षण प्रस्तुत किए। यानी कि जो दाब का प्रभाव था कि भाई निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसके बाद में मध्यम दाब पर अधिशोषण के बारे में देखा, उसके बाद में उच्च दाब पर अधिशोषण के बारे में देखा। तो मध्यम दाब पर क्या हुआ, ग्राफ की अगर हम बात करें, ग्राफ बना देता हूं फिर इसको समझते हैं। तो जो ग्राफ प्राप्त हुआ था सेम जो अभी पहले बनाया था उस तरीके से प्राप्त हुआ। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पीएस यानी कि संतृप्ति दाब, कि इससे अधिक दाब पर अधिशोषण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिशोषण नहीं होता है। तो एक तो था मध्यम दाब, यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं। मध्यम दाब उसको दर्शाया x/m बराबर में kp के द्वारा। उसके बाद ये तो था निम्न दाब, मध्यम दाब पर क्या दर्शाया, x/m बराबर में kp 1/n के द्वारा। और उच्च दाब की बात करें तो उच्च दाब पर दर्शाया x/m बराबर में kp 0 के द्वारा। ये था फ्राइडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र। अब इसके आधार पर क्या प्रेक्षण प्राप्त किए उनकी बातें करेंगे। तो इस तरीके का प्रस्तुत किया, सेम वही है जो हमने दाब के प्रभाव में, बस ये तीन चीजें जोड़ी हैं, निम्न दाब, मध्यम दाब और उच्च दाब। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर 1 पॉइंट, निम्न दाब पर। जब दाब कैसा हो, निम्न हो, तो निम्न दाब पर अधिशोषण की बात कर रहे हैं, यहीं से शुरू करेंगे, शुरुआत निम्न दाब से होगी। तो निम्न दाब पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पे ग्राफ क्या हो रहा है, सीधी रेखा की ओर गमन कर रहा है। निम्न दाब पर क्या हो रहा है, देखिए ग्राफ किस तरीके, सीधी सरल रेखा में है। सरल रेखा में है तो किसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई x/m दाब P के समानुपाती है कि नहीं। भाई ये जो अधिशोषण की मात्रा है दाब बढ़ाने पर बढ़ रही है कि नहीं, क्लियर है सभी को। तो निम्न दाब पर क्या हुआ, ग्राफ एक सरल रेखा में है, सरल रेखा में है या फिर सरल रेखा में प्राप्त होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा दाब P के समानुपाती है। प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, P के समानुपाती है। अर्थात कैसे लिख सकते हैं इसको, x/m समानुपाती kp, या x/m बराबर में kp। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1। उम्मीद है निम्न दाब समझ में आया होगा। निम्न दाब पर क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही निम्न दाब लगाया, ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है, जो किसके समानुपाती है, x/m दाब P के समानुपाती है। तो क्या लिख सकते हैं हम, x/m समानुपाती kp, यानी कि x/m बराबर में क्या है, kp। इसको दे दिया हमने समीकरण 1। कौन से दाब पर, जब दाब कैसा हो, निम्न हो, बिल्कुल कम मात्रा में लगाया जा रहा। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन से दाब पर, मध्यम दाब की बात करेंगे लास्ट में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पहले किसके बारे में, उच्च दाब की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे मध्यम दाब की। तो नंबर 2 पॉइंट आता है हमारे पास में उच्च दाब पर। देखिए उच्च दाब यहां पर है, ये मध्यम दाब था, ये उच्च दाब है। उच्च दाब पर ग्राफ कैसा है, बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में, यानी कि पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में प्राप्त हो रहा है। क्या मतलब निकला,
एक्स बाई एम है, एक्स बाई एम पर दाब का प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो उच्च दाब पर क्या है, ग्राफ पूर्णतः कैसा हो गया है? क्षैतिज अवस्था में हो गया है। क्षैतिज अवस्था में होने का मतलब क्या है कि भाई अब एक्स बाई एम पर दाब पी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस प्रकार दर्शाएंगे इसको? देखो, ग्राफ पूर्णतः क्षैतिज हो गया है, अर्थात x बाई एम यानी कि अधिशोषण की मात्रा x बाई एम पर दाब P का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? इसे निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ग्राफ पूर्णतः क्या हो गया है? क्षैतिज हो गया है। तो x बाई एम के ऊपर अब दाब लगाएंगे तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात कब कर रहे हैं? जब दाब क्या हो? अधिकतम हो, उच्च हो। कैसे दर्शाएंगे? अर्थात x बाई एम समानुपाती P0, या दूसरा किस तरीके से? x बाई एम बराबर में Kp0, समीकरण 2। P0 किसको दर्शा रहा है? दाब का मान कैसा है? दाब तो लगा रहे हैं लेकिन अधिशोषण कैसा प्राप्त हो रहा है? शून्य प्राप्त हो रहा है। अधिशोषण का मान कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। P0 के मान की बात करें, P0 का मान होता है 1 के बराबर में। उसके बाद में बात करें तो क्या हो जाएगा? x बाई एम बराबर में K। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गई हमें उच्च दाब पर। अब हम बात करेंगे कौन से दाब पर? नंबर 3 पॉइंट आता है मध्यम दाब पर। ये समझ में आया होगा। मध्यम दाब पर देखो, मध्यम दाब पर क्या हो रहा है? जो P का मान है, दाब का मान है, क्या हो रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? इसके घातांकों पर निर्भर कर रहा है। 1/n के मान पर निर्भर कर रहा है। और जो 1/n का जो मान है वो कितना होता है? 0 से लेकर के 1 के मध्य में होता है। तो मध्यम दाब की बात करें, मध्यम दाब पर क्या है कि भाई जो x बाई एम का जो मान है वो दाब P के घातांकों पर निर्भर करता है। x बाई एम का मान, x बाई एम क्या है? अधिशोषण की मात्रा। तो x बाई एम का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है? दाब P पर निर्भर करता है। और दाब P पर निर्भर करने का मतलब है x बाई एम का मान दाब P पर निर्भर करता है, जिसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। और दर्शाते कैसे हैं इसको? किस तरीके से? x बाई एम समानुपाती P1/n के द्वारा। दूसरी अगर हम बात करें, यहां पे क्या हो जाएगा? या x बाई एम बराबर में Kp1/n। के बारे में यहाँ पे मैंने नहीं बताया था निम्न दाब पर। तो के यहाँ पे क्या है? दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे के क्या है? के बारे में हो रहा होगा कि कंफ्यूजन। के क्या था यहाँ पे? के क्या है? स्थिरांक है। यहाँ के स्थिरांक है, इसमें भी के क्या है? स्थिरांक है। तो इसकी बात करें x बाई एम बराबर में क्या होगा? Kp1/n। ये क्या हो गई हमारे पास में? समीकरण 3। समझ में आया? तो
इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार जो फ्राइंडलिक नामक वैज्ञानिक है उसने इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं, यहाँ पे 1/n आया तो n और k की बात करें तो यहां n व k स्थिरांक है जिसका मान अधिशोष्य व अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो मध्यम दाब की बात करें, मध्यम दाब पर x/m का मान दाब p के घातांकों पर निर्भर करता है। x/m का मान दाब p के घातांकों पर निर्भर करता है जिसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। x/m समानुपाती p1/n यानी कि x/m बराबर में kp1/n, समीकरण 3। तो यहाँ पे जो स्मॉल n है और जो k है वो क्या है, स्थिरांक है जिसका जो मान है n और k का जो मान है किस पर निर्भर कर रहा है, अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये समीकरण दी थी किसने, फ्राइंडलिक ने। सबसे पहले गैसों पे जो वक्र प्रस्तुत किया किसने प्रस्तुत किया, फ्राइंडलिक ने किया। इसी आधार पर इसको क्या बोलते हैं, फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं, इसी वैज्ञानिक के नाम पे कहते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। उसके बाद में समीकरण 4 को क्या करेंगे, हम लघु गुणक लेंगे। तो नोट कीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो वक्र प्रस्तुत किया सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, फ्राइंडलिक नामक वैज्ञानिक ने किया। इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं, फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अब बात आती है हमारी जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 का दोनों तरफ से लघु गुणक लेने पर, समीकरण 3 का क्या ले रहे हैं हम, लॉग ले रहे हैं। इस समीकरण 3 का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x/m बराबर में log k प्लस 1/n log p, समीकरण नंबर 4 ये प्राप्त होगी हमें। समीकरण 4 प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करें, समीकरण 4 प्राप्त हो चुकी है। अब इनमें हम log x/m व log p के मध्य में यदि ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस सीधी रेखा का जो ढाल है उस ढाल का जो मान होगा वो ढाल 1/n के बराबर प्राप्त होगा। उसके बाद में और अंतःखंड जो प्राप्त होगा वो अंतःखंड log k के बराबर में प्राप्त होगा। तो देखिए, यदि log x/m व log p के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल 1/n के बराबर व अंतःखंड log k के बराबर होगा। अब खींचते हैं हम किसके, log x/m व log p के मध्य में ग्राफ।
ग्राफ खींचने पर ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? देखिए, किस किस के मध्य में खींच रहे हैं हम? log x/m और log p के मध्य में ग्राफ। कौन से दाब पर? समीकरण 4 को आधार लेकर के, जो तीसरा है उसको आधार लेकर के खींच रहे हैं। तो जो वक्र प्राप्त होगा ये तो हो गया निम्न दाब पर, और उसके बाद में मध्यम दाब पर। इस तरीके की सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस सीधी रेखा का जो ढाल प्राप्त होगा वो ढाल यानी कि जो स्लोप है किसके बराबर होगा? 1/n के बराबर प्राप्त होगा। और जो अंतःखंड है किसके बराबर प्राप्त होगा? log k के बराबर प्राप्त होगा। तो इस तरीके का ग्राफ हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। किस किस के मध्य में खींचेंगे ग्राफ? log x/m और log p के मध्य में। log x/m व log p के मध्य ग्राफ, वक्र या आलेख। तो ये थी हमारे पास में फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। इसकी यदि हमें पुष्टि करनी है तो फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र की पुष्टि यानी कि प्रमाणीकरण हम किसके आधार पर कर सकते हैं? log x/m व log p के मध्य आरेख खींच करके कर सकते हैं। यदि हमें ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है तो फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र सही है, और यदि ये सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है तो फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र गलत है, यानी कि प्रमाणिक नहीं है। तो गैसों के अधिशोषण से संबंधित एक वक्र प्रस्तुत किया किसने? फ्राइंडलिक ने। समीकरण प्रस्तुत की, सबसे पहले जो समतापी वक्र समझाया फ्राइंडलिक ने समझाया, इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं? फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। प्रमाणीकरण कर सकते हैं हम इसका log x/m log p के मध्य ग्राफ खींच करके। यदि सीधी रेखा प्राप्त होती है तो ग्राफ सही है, अन्यथा जो फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र है वो क्या है? गलत है, प्रमाणिक नहीं है। तो ये था फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो विलयन प्रावस्था है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के बारे में, और उसी में हम बात करेंगे जो फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।